Today we will be talking about team dynamics, but before that, I will tell you about team development stages. Whenever any team is formed, it's developed, it passes through 4 stages. How many stages? 4 stages. And the first stage is forming. Second stage is called storming. Third stage is called norming. And the fourth one is called performing. Forming, storming, norming, performing. So these are the stages through which a team is developed. And definitely during each of these stages, there are certain things which take place, because in every stage there are certain characteristics of the group, of the team. As during the forming stage, there is lack of identity in the group, because उस वक्त ये टीम जो है ये बनने लगता है, तो उस वक्त उसकी आइडेंटिटी अभी एस्टैब्लिश नहीं हुई होती है, तो अभी लैक ऑफ आइडेंटिटी होती है फॉर्मिंग स्टेज में. और उस वक्त जो टीम मेंबर्स होते हैं उनमें थोड़ा सा विजिबल डिसएग्रीमेंट भी पाया जाता है, क्योंकि अभी एक दूसरे को उतना अंडरस्टैंड नहीं किया होता है. राइट? और उसमें अभी टीम में उतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई होती है, क्योंकि टीम मेंबर्स को अभी एक्सेप्टेबल क्या बिहेवियर है, मतलब उतना अभी एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया होता है इस स्टेज के दौरान फॉर्मिंग में. लेकिन ये वो स्टेज है जब टीम की बुनियाद बनती है. तो उसके बाद स्टॉर्मिंग स्टेज आता है. स्टॉर्मिंग स्टेज में अब हर किसी टीम मेंबर की मतलब अपनी थोड़ी सी वो एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, और आइडेंटिटी क्रिएट होने के साथ साथ उस स्टेज में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपस में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है. कोई टीम मेंबर थोड़ा मोनोपोली लेता है, मतलब एक क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है स्टॉर्मिंग में, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है मेंबर्स की. तो इस स्टेज में जो स्टॉर्मिंग है इसमें कॉन्फ्लिक्ट होने की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है इस स्टेज में, क्योंकि एक दूसरे के साथ थोड़ा सा वो कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी रहती है स्टॉर्मिंग स्टेज में. लेकिन उसके बाद जो स्टेज आता है उसे कहते हैं नॉर्मिंग. नॉर्मिंग में आप एक दूसरे के साथ जो मेंबर्स हैं इनकी रिलेशनशिप बनने लगती है. अब कॉन्फ्लिक्ट कम होता है इसमें नॉर्मिंग में. जितना स्टॉर्मिंग में कॉन्फ्लिक्ट था अब उतना कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मिंग में नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप एक दूसरे को समझा होता है. अगर कोई टीम मेंबर ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है तो अब
की वो आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई होती है कि ये बंदा काम करने वाला है, बाकी चीज़ें, तो अब उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है आपस में लोगों को। तो अब अगर कॉन्फ्लिक्ट कभी होता है, थोड़ा ईगो रिलेटेड होता है, लेकिन इश्यूज़ के बारे में अब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं होता है, वो चीज़ क्लियर होता है अब तक। और इस नॉर्मिंग के दौरान अब कम्युनिकेशन भी ओपन है, क्लियर है, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप हुई होती है अब तक। और इस स्टेज में अब सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी आई होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी आई होती है नॉर्मिंग स्टेज तक, क्योंकि जैसे पहले स्टेज में भी आइडेंटिटी ही बनती थी, अब वो आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई होती है। अब हर किसी मेंबर को इस ग्रुप के साथ एक कनेक्शन डेवलप हुआ होता है, और उससे उसको उसके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाती है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग का मतलब आप समझते हैं? Sense of belonging means that when a person has a sort of suppose किसी टीम के साथ है, लेकिन उस टीम का जो भी काम है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आती है, बिकॉज he mentally admits himself to be a part of the team. So that way in him a sense of belonging develops. तो उससे उसके साथ एक उस टीम के साथ एक बहुत अच्छी एक रिलेशन डेवलप होती है। तो टीम की जीत उसको अपनी जीत लगती है, टीम का लॉस उसको अपना लॉस लगता है। दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप्स इन नॉर्मिंग स्टेज। तो और इसमें ये होता है कि अब प्रोग्रेस शुरू होती है, क्योंकि अब इस स्टेज तक जो टीम का काम है वो आउटपुट अब निकलने लगता है, तो वो प्रोग्रेस अब विजिबल होती है कि टीम जो करता है वो अब नज़र आता है, उनकी अचीवमेंट्स, उनका काम नॉर्मिंग में होता है। और इसमें क्या होता है, नॉर्मिंग के दौरान जो वर्क है, काम है, वो अब एन्जॉयबल बनता है। नाउ पीपल एन्जॉय देयर वर्क। जो मेंबर्स हैं टीम के, अब ये अपना काम एन्जॉय करते हैं, क्योंकि अब जैसे स्टॉर्मिंग में वो कन्फ्यूजन था, कॉन्फ्लिक्ट था, अब इस स्टेज तक वो चीज़ें ख़त्म हुई होती है। अब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अब कन्फ्यूजन्स भी नहीं हैं, अब आइडेंटिटी भी एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो अब मेंबर्स जो हैं वो अपना अपना काम एंजॉय करते हैं। किस स्टेज में? नॉर्मिंग। हाँ, तो उसके बाद जो स्टेज है दैट इज़ परफॉर्मिंग। तो परफॉर्मिंग में बिल्कुल काम पे फोकस है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट है टीम का, कॉमन गोल है, प्रोडक्टिविटी है, उस पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि यहाँ पे अब मेजर होता है कि टीम का जो मकसद है वो किस हद तक पूरा हुआ। तो उससे थोड़ा सा इस स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट और पैदा होता है, क्योंकि जैसे नॉर्मिंग में अब स्मूथ था, क्योंकि यहाँ पे अब डेडलाइंस हैं। सपोज़ डेडलाइन थी कि 1 जून तक ये कंप्लीट करना है। अब देखते हैं अगर कोई प्रोसेस इनकम्प्लीट है तो उनको अब प्रेशर करना पड़ता है कि ये कंप्लीट करना है। तो उससे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट और इसमें इंड्यूस होता है परफॉर्मिंग में, क्योंकि यहाँ पे अब प्रोडक्टिविटी पे फोकस है। और यहाँ पे अब टीम मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के काम में भी देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे करना है ना अचीव, डेडलाइन पूरी करनी है। तो फिर अगर सपोज़ किसी
और डिवीज़न का काम हुआ होता है, तो वहाँ के लोग अब इसमें आते हैं ताकि ये काम अब पूरा करें। तो इसलिए थोड़ा सा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि आप दूसरे मेंबर्स जिनका अभी तक ये ऑपरेशंस में ये काम उनकी विसिनिटी में नहीं था, लेकिन अब उनको भी लाया जाता है इसमें, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इसमें उस वजह से डेवलप हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कोलैबोरेटिव एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि टारगेट्स पूरे हो। तो ये हैं जिस हिसाब से ये जो स्टेजेस हैं टीम डेवलपमेंट के, तो इट इज़ लाइक दीज थिंग्स। लेकिन अब एक चीज़ है जो टीम में काम करने के लिए कुछ डूज और डोंट्स होते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो डूज हैं जो टीम में करना चाहिए कि उसमें टीम डायनेमिक्स डेवलप करने के लिए, क्योंकि टीम डायनेमिक्स अगर डेवलप करना है, टीम डायनेमिक्स एक ऐसी एक साइकोलॉजिकल जो एक एस्पेक्ट है टीम में, जिससे जो लोग टीम में काम करते हैं तो उसमें जो साइनर्जी जो हम पिछली बार डिस्कस करते थे, तो वो इफ़ेक्ट लाने के लिए, वो डायनामिक्स उसमें इंड्यूस करने के लिए कुछ डूज और डोंट्स हैं। तो डूज क्या हैं ये याद रखना है कि एक तो ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रेट टॉक जिसे हम कहते हैं। तो बहुत किसको क्या करना है इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको साथ ही मैनेज करना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कुछ स्टेजेस में पॉसिबिलिटी रहती है कॉन्फ्लिक्ट होने की, लेकिन ये चीज़ याद रखना है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को साथ ही मैनेज करना है। इट इज़ टू बी मैनेज्ड सून वंस इट अराइजेस, बिकॉज उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना आसान होता है किसी भी लेवल पे, चाहे वो इवन घर में भी अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो इनिशियल स्टेज पे उसको रिजॉल्व करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जब वो एक्यूट या क्रॉनिक बन जाता है। तो इसी तरीके से एक टीम में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको मैनेज करना चाहिए, बिकॉज दैट resolving that in time is a solution to the problem। और commitments जो है, whatever commitments are made, they should be honored। Commitments should be honored। Honoring a commitment means, जैसे सपोज टीम ने भी हम बात कर रहे थे कि अब डिसाइड हुआ है कि हम ये टारगेट अचीव करेंगे इस डेट तक, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम टीम ने किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, कमिटमेंट की कि हम आपको इतने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके देंगे इस डेट तक। तो कोई भी कमिटमेंट जो टीम ने की है उसको ऑनर करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप फिर उस दिन को बोलेंगे उसको तो नहीं जी भाई साहब काम नहीं हुआ, आप 10 दिन और वेट कर लो। अगर पहले टाइम दिया है, कमिटमेंट दी है, तो दैट शुड बी ऑनर्ड। दैट मीन्स देन यू शुड बी एबल टू डू इट वेल इन टाइम। उस वक्त तक उसको कंप्लीट करना है जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने कमिट किया है। तो फिर जो कलेक्टिव विस्डम है, जैसे टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं और अलग अलग मेंबर्स के अलग अलग आइडियाज़ हैं, अलग अलग इंटेलिजेंस हैं। तो ये इंटेलिजेंस जो है, ये जो विस्डम है मेंबर्स की, इस विस्डम को पूल अप करना चाहिए so that the team will be able to apply the collective wisdom, ताकि उस कलेक्टिव विस्डम से टीम
का आउटपुट ज़्यादा हो। और डिफरेंसेस अगर कोई है, ये नहीं है कि सपोज एक टीम मेंबर का एक ओपिनियन है, दूसरे टीम मेंबर का ओपिनियन दूसरा है, तो नाउ देयर इज अ डिफरेंस इन ओपिनियन अमंग द टीम मेंबर्स, बट दैट डज नॉट मीन that if there is a difference of opinion then there will be a conflict. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं है कि क्योंकि सोच जो है अलग अलग हो सकती है, ओपिनियन अलग अलग बन सकता है, तो ये नहीं प्रेस करना है कि सबका ओपिनियन अब यही बनना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा करेंगे तो फिर कलेक्टिव विजडम डेवलप ही नहीं होगी, फिर तो एक ही का सोच चलेगा। अगर हम डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करेंगे, हर किसी के ओपिनियन को हम अप्रिशिएट करेंगे, तब ही कलेक्टिव विजडम भी डेवलप होगी। सो वी नीड टू रेस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ पीपल डिस्पाइट ऑफ इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑल्सो। तो वो भी एक डूज हैं टीम डेवलपमेंट के लिए। और हमेशा टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए। सपोज़ मीटिंग में डिसाइड हुआ कि ये काम करना है और इस दिन से करना है, इस टाइम से करना है, तो फिर उस वक्त वो चीज़, वो काम, वो प्रोसेस स्टार्ट करनी चाहिए। तो वो भी रखना चाहिए माइंड में कि टाइम की कितनी इम्पोर्टेंस है। और चाहे कोई मीटिंग हो, कम्युनिकेशन हो, कन्वर्सेशन हो, तो एटिकेट्स रखने चाहिए, एक तरीका रखना चाहिए कन्वर्सेशन में। कन्वर्सेशन इज़ दैट व्हेन पीपल आर टॉकिंग, ये नहीं है कि सपोज 20 लोग हैं टीम में तो 20 लोग एट अ टाइम बोलने लगेंगे, या 2 लोग 4 लोग एट अ टाइम बोलने लगेंगे। नहीं, तो ये ऐसा होना चाहिए कि एवरी पर्सन शुड हैव a time to converse, to speak. So only one conversation at a time. It is not that कि बहुत लोग एक साथ बोलेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट होगी। जो मकसद है किसी का कहने का, वो फिर उसकी बात पूरी अंडरस्टैंड नहीं की जाएगी। तो इफ़ एनीबडी इज स्पीकिंग इन द मीटिंग, others should listen carefully and be silent. Let him or her speak. Once that person will finish, then other person should talk. So those etiquettes should be observed in the team. And good listener. Suppose कोई team member अब बोलता है, one team member is speaking, the others should be listening. They should be good listeners so that they will be able to understand what that team member is speaking, what that team member wants to communicate. So good listeners, then every team member should be open to new ideas. This is a very important dues of in a team, because it is the new ideas which make us grow. If we will stick to the old ideas, then there will not be any growth. Growth होती है जब हम नए आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करते हैं। आजकल आप देखते हैं काम करने का तरीका चेंज होता है, isn't it? सपोज आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं कितनी चेंज हो गई। पहले कोई चीज़ कैसे मैन्युफैक्चर होता था और अब कैसे होता है।
आजकल वही चीज़ बहुत जल्दी मैन्युफैक्चर होता है। आजकल उसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए मैन पावर भी कम लगता है। लेकिन वो तब है जब नए आइडियाज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया, नई मशीन्स बनी और उन मशीन्स को यूटिलाइज करके नए तरीके से प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। अगर अब नए आइडियाज़ के लिए ओपननेस न होती तो फिर आज भी वैसे ही होता जैसे आज से 50 साल या 100 साल पहले काम होता था। Isn't it? फिर आज भी लोग टनल बनाते मैनुअल खोदने से। फिर उन मशीन्स का यूज़ ही नहीं होता जो आजकल होते हैं टनल्स बनाने के लिए। लेकिन ये तब होता है जब ओपननेस हो नए आइडियाज़ के लिए। न्यू आइडियाज़ आ जाए तो ओपन होना चाहिए, नो डाउट। फिर एग्जिस्टिंग काम पे तो असर पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग तरीका है, सपोज़ किसी आदमी ने 10 साल कोई काम सीखा है और यहाँ से कोई ऐसी मशीन आएगी जो अब वो काम मशीन करेगी, तो इसका जो 10 साल का काम करने का जो तजुर्बा है वो अब फ़िलहाल बेकार हो गया, क्योंकि वो काम अब मशीन करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो शख्स उस मशीन का आइडिया देगा हम उसको रजिस्ट करेंगे, हम बोलेंगे नहीं ये बकवास है। क्योंकि हमको ये देखना है कि मशीन से बहुत फ़ायदा है, कंपनी को भी बहुत फ़ायदा है, सोसाइटी को भी फ़ायदा है। तो वी हैव टू बी ओपन। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, यहाँ पे लगभग मुझे लगता है अब 25 साल से ज़्यादा वक्त हुआ होगा, एज आई कैन से लगभग 2000 हाँ, लगभग 25 साल से बैंकिंग में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो गए। 25 साल से ज़्यादा हो गया। मैं जेके बैंक की मैं बात करूँगा, लगभग 25 साल से जेके बैंक ने भी अपनी ब्रांचेस को कंप्यूटराइज करना शुरू किया। क्योंकि अगर हम 30-35 साल पहले जाएंगे तो किसी भी जेके बैंक के ब्रांच में कंप्यूटर नहीं होता था। तो हमने तो देखा है वैसा, आपने तो हमेशा देखा होगा बैंक में कंप्यूटर ही। So I remember when I used to go to the bank, that time there was no computer in the bank when I was a child. That time there were only big ledgers in the banks. वो बड़े बड़ी मोटी किताबें होते थे और उस पे ही फिर अकाउंट होल्डर्स का नाम पूरा लिखा होता था। फिर जो पासबुक लेके जाते थे वो एंट्रीज उस बड़े उन लेजर्स में होती थी। तो भरा हुआ होता था ब्रांच उन लेजर्स से। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से जेके बैंक में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो गया। तो पहले ये कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो गया है हेड ऑफिस और मेन ब्रांच जो था, सपोज उनका लाल चौक में जो रेजिडेंसी रोड, वहाँ पे मेन ब्रांच कोई था, वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए। तो जो बाकी ब्रांचेस थे उनमें वैसे ही लेजर से काम चलता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सिटी के और बड़े बड़े ब्रांच थे वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन जब ये कंप्यूटर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो काम करने का तरीका ही बदल गया। अब जो बैंकर्स जो काम करते थे बैंक में, एम्प्लॉयज़ जो 30 साल से 25 साल से काम करते थे लेजर्स पे, अब उनको बोलते हैं कंप्यूटर आ गया। तो उनमें तो परेशानी भी आ गई, क्योंकि कंप्यूटर उनको आता ही नहीं था चलाना। तो बैंक ने क्या किया, उनको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात की और उनको ट्रेनिंग्स के लिए भेजा, जहाँ पे उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग दी गई कि
उनको दिखाया गया कि आप पहले ऐसे करते थे, अब यही काम आपको कंप्यूटर पे करना है। बाज़ाब्ता उनको भेजा गया वहाँ पे और उनको ट्रेनिंग दी वहाँ पे। और ट्रेनिंग देने के बाद उनको उन ब्रांचेस में रखा और उन ब्रांचेस में ये डालते गए कंप्यूटर्स, और लेजर्स उड़ गई, कंप्यूटर्स लग गए। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो ट्रेनिंग के लिए तो गए, लेकिन उनको वहाँ पे पूरा समझ नहीं आया कंप्यूटर कैसे चलाना है। मतलब उनको लगा कि हम लेजर पे, क्योंकि लेजर उनको बहुत आराम से आता था, वो उन्होंने पिछले 25, 30, 32 साल से की थी वो काम। तो वो उन्होंने रजिस्टर किया, अपोज किया, बोला ये कंप्यूटर में फ्रॉड हो जाएगा कल को, ये कल को इसको कौन गारंटी है। उन्होंने शोषी क्रिएट की सोसाइटी में कि कंप्यूटर से कल को लोगों का पैसा भी जा सकता है। हालांकि कंप्यूटर से डेटा ज़्यादा सेफ था एज़ कम्पेयर टू लेजर। लेजर को अगर सपोज बैंक को जलाते एक दो जगह तो वो रिकॉर्ड ही नहीं रहता। कंप्यूटर में डेटा महफूज था, क्योंकि उस वक्त इन्होंने रखा था एक स्ट्रॉन्ग रूम दिल्ली में डेटा के लिए। वो ये होता है कि उसको आग अर्थक्वेक कुछ नहीं कर सकता है। आजकल तो क्लाउड है, तो डेटा सेफ था। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने ये अंडरस्टैंड करने में, अंडरस्टैंड क्या, उनको लगा क्योंकि अब एफर्ट करना था, नया चीज़ सीखने के लिए एफर्ट करना है, टाइम निकालना है, दिमाग लगाना है। तो वो पुराने चीज़ के साथ इतना कंफर्टेबल थे कि उनको वहाँ पे कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए दे वर कंफर्टेबल इन डूइंग दैट जॉब इन देयर वे। तो इन्होंने नए आइडिया को रजिस्टर किया। तो फिर क्या हो गया, फिर जो वो लोग थे इनको फिर दूर दूर ट्रांसफ़र करता गया बैंक। सपोज फॉर एग्जांपल श्रीनगर में इन्होंने कंप्लीट किए सारे ब्रांच कंप्यूटराइज। अब बड़गाम, तो उनको भेजा बड़गाम, क्योंकि बड़गाम में अभी लेजर ही चलती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब बैंक बड़गाम कवर करने लगा तो उनको भेजा फिर उससे दूर जगह जहाँ पे अभी लेजर चलता था। लेकिन कुछ सालों के बाद जब बैंक ने सारे ब्रांचेस कंप्यूटराइज किए, अब उनको कहाँ भेजेंगे? फिर बैंक को उनको निकालना पड़ा। तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन बैंक ने फिर उनको ऐसे नहीं निकाला, क्योंकि अब उनको भी हर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बैंक के साथ काफ़ी सर्विस दी थी, 30 साल, 32 साल, 20 साल। फिर उनको बैंक ने एक ऑफ़र दी, गोल्डन हैंडशेक। बोला जो लोग बैंक का जॉब छोड़ना चाहते हैं तो हम उनको इतना पैसा देंगे, तो और वो अपना कुछ, तो वो लोग फिर उनको पता था कि अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है बैंक में, तो उन्होंने वो गोल्डन हैंडशेक ऑफ़र एक्सेप्ट की और बैंक से निकल गई। तो दिस वाज एक्चुअली, ये मैं बताता हूँ आपको कि एक टीम में हमेशा जो नए आइडियाज़ हैं वो ओपनली एक्सेप्ट करने चाहिए और अपने आप को उन आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए वो एफर्ट्स लगाने चाहिए, राइट? तो और उसमें एक एंथुसियाज्म पैदा होता है उससे काम करने का। तो फिर कुछ डोंट्स हैं कि जो नहीं करना चाहिए टीम में, क्योंकि जिसके करने से टीम में परेशानी होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। तो उसमें है ब्रैगिंग नहीं करनी चाहिए। ब्रैग होता है अगर कोई शख्स अपना जो काम है उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर सिर्फ बोलता है कि मैं ऐसा हूँ, खाली मैं कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसको कहते हैं ब्रैग। क्या कहते हैं? ब्रैग। तो टीम मेंबर्स में ब्रैगिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सपोज अगर एक टीम मेंबर ब्रैग करता रहेगा, मैंने ये किया, मैंने ये अचीव किया,
तो फिर उससे क्या होगा, उससे दूसरे टीम मेंबर्स को लगेगा कि हम अंडरमाइन हो रहे हैं, कि हमने फिर कुछ नहीं किया अगर सारा इसने किया, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है और टीम की परफॉर्मेंस डाउन होती है। तो इसलिए ब्रैगिंग नहीं होनी चाहिए और पब्लिक क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। सपोज किसी टीम मेंबर ने कोई गलती की, तो टीम लीडर जो है उसको बुलाना चाहिए अपने पास सेपरेट में और उसको बोलना चाहिए कि भाई साहब आपने यहाँ पे ऐसे किया, ये गलत किया आपने। ये नहीं कि उसको आप सपोज 20 लोग हैं वहाँ पे, 20 लोगों के सामने उसको वहाँ पे जलील करेंगे, नहीं। उसको सेपरेटली ये चीज़ बताना चाहिए ताकि उसको उसका जो सेंटिमेंट है वो हर्ट ना हो, तो तरीके से उसको समझाना चाहिए। तो क्योंकि अगर उसको ग्रुप में बताएंगे तो फिर वो डिप्रेस हो सकता है, बाकी चीज़ें, तो उसके डिप्रेशन से फिर टीम में एंथुसियाज्म का कहाँ रहेगा जब एक मेंबर डिप्रेशन में हो, है ना। तो इसलिए पब्लिक क्रिटिसिज्म भी अवॉइड करना चाहिए और अथॉरिटेरियन कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए। अथॉरिटेरियन कम्युनिकेशन मीन्स बस किसी को बोलो आपको ये करना है, बस करना ही है, ये हो गई अथॉरिटेरियन कम्युनिकेशन। दूसरी होती है एक कंसल्टेटिव कम्युनिकेशन, जिसमें मशवरा करके काम कराया जाता है। क्योंकि अथॉरिटेरियन कम्युनिकेशन में फिर रेजिस्टेंस आती है, जब किसी को मजबूर करेंगे कोई काम करने के लिए, फिर वो एक न दूसरे तरीके से रेजिस्ट करता है या फिर वो काम एंथुसियास्टिकली नहीं करता है। जब बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो सजेस्टिव मोड में, तो उससे जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनका काम करने का जो एंथुसियाज्म है, जो शौक़ है, वो भी बना रहता है और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। और ओवर टॉकिंग भी नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर सपोज कोई मीटिंग है, कुछ है, तो टू द पॉइंट ही बात करनी चाहिए, नहीं क्या और जो बातें ज़रूरत भी नहीं है करनी वो भी करना। क्योंकि जो मीटिंग के एजेंडा के साथ रिलेटेड हैं इश्यूज़, उन्हीं के बारे में बात करनी चाहिए। ओवर टॉकिंग से जो टीम के एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो असल मकसद की बात है वो फिर डाइल्यूट होती है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मीटिंग है, वहाँ पे कोई चीज़ डिस्कस करना है, अब उसके साथ वो चीज़ें हम डिस्कस करने लगे जिनकी ज़रूरत नहीं है डिस्कस करना। फिर मीटिंग के एंड पे ये होगा कि जो लोग हैं उनको एक बात के बदले 10 बातें दिमाग में रहेंगी, लेकिन मकसद की बात एक थी, उसके साथ उनको 9 गैर मकसद बातें दिमाग में रही, तो उससे मकसद वाली बात का जो पर्पस है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए ओवर टॉकिंग नहीं करनी चाहिए ग्रुप में, टीम में। सो वन शुड टॉक रेलेवेंट। So this was about the do's and don'ts for inducing the dynamicity in a group. तो इसी से एक टीम डायनामिक डेवलप हो जाएगा। टीम डायनामिक से ही जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फोर्सेस, जो इन्फ्लुएंस करती हैं डायरेक्शन ऑफ ए टीम, वो क्रिएट होता है। तो इसीलिए फिर जो कलेक्टिव आउटपुट टीम का बनता है वो इंडिविजुअल इनपुट आउटपुट से ज़्यादा है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय टीम डायनामिक्स, because it is the team dynamics which creates the synergic effect in the group.
in the team. उसी से आता है टीम में synergic impact, क्योंकि उसी से वो enthusiasm, वो जो जज्बा है पैदा होता है, ताकि टीम में जो काम है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाए. राइट? So now we have student from 6th semester here, and as far as today's topic is concerned, you have anything to discuss, साकिब? हाँ, एनर्जेटिक में ये होता है कि एनर्जी मीन्स व्हेन देयर इज अ सॉर्ट ऑफ व्हाट वी से दैट सपोज एक इंडिविजुअल होता है, एक इंडिविजुअल को काम करने की कोई कैपेसिटी होती है, काम करने की कोई कैपेबिलिटी होती है, तो काम करने की कोई एनर्जी होती है जिससे वो काम कर सके और उससे एक आउटपुट निकले. साइनर्जी होती है जहाँ पे जो सम है. सपोज जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपको याद होगी जब हम पहले ये डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कोई मज़दूर लाएगा जिसको वो ईंट की गाड़ी पड़ी थी बाहर, तो अब उसको वो अंदर लानी है मेन रोड से, तो उसने लेबर को यूज़ किया, तो उसको लगा कि एक लेबर को कितनी एनर्जी लगेगी इसको अंदर लाने में. ओके? So we can say that जो मैंने आपको बताया कि इन्हीं लेबर्स की जो कलेक्टिव काम है वो उसमें वो साइनर्जिक इफ़ेक्ट आता है, और जो वो इंडिविजुअली वो काम करेंगे तो उसमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है. तो इन अ वे दैट synergy is the creation of a whole that is greater than the simple sum of its parts, and when the energy of two or more than two people is synchronized, that gives a synergetic effect to it.